मेरा नाम राम बाबू है। ये घटना उस रात की है जब मुझे लगा था कि मैं बस बीमार हूँ, लेकिन असल में मैं मौत के दरवाजे पर खड़ा था। मेरी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और मोहल्ले वाले जल्दी जल्दी मुझे लेकर सड़क पर आए और एम्बुलेंस बुलवाई। कुछ ही मिनट में एम्बुलेंस आ गई। ड्राइवर का नाम था रमेश। उसका चेहरा अजीब तरह से सूखा हुआ था, जैसे कई रातों से सोया ना हो। उसकी आंखें अंदर की ओर धसी हुई और आवाज बहुत धीमी। उसने बिना कुछ पूछे मुझे स्ट्रेचर पर चढ़ाया और चुपचाप गाड़ी स्टार्ट कर दी। रात के लगभग 2:30 बजे थे। सड़कें सुनसान, हवा ठंडी और अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। एम्बुलेंस की नीली लाइटें अंधेरा काटते आगे बढ़ रही थीं। रास्ते में रमेश ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा, बस सीधे आगे घूरता चला जा रहा था। जब हमने अस्पताल का गेट पार किया तो महसूस हुआ कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। पूरा अस्पताल वीरान था। कोई नर्स नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। लाइटें कमजोर और कहीं कहीं झपक रही थीं, जैसे जगह छोड़ देने की पुकार कर रही हों। दीवारों पर जाले और हवा में दवाई और सड़न की मिली जुली गंध। मैंने हिम्मत करके पूछा, भैया, ये अस्पताल बंद तो नहीं? रमेश ने धीरे से कहा, ये अस्पताल कभी बंद नहीं होता। यहां जो आता है यहीं का हो जाता है। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक गई। तभी गैलरी के उस लंबे अंधेरे कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज आई। कदम धीरे धीरे लेकिन साफ। मैंने सिर मोड़कर देखा तो सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। चेहरा बिल्कुल फीका, आंखें चमकती हुई और वो हमें बिना पलक झपकाए देख रही थी। मैं कुछ कह पाता उससे पहले रमेश धीरे से बोला, डरो मत, वो यहां सबको देखने आती है, क्योंकि मैं भी तो यही हूं पिछले 5 सालों से। रमेश की वो बात सुनकर मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। मैं उसे घूरते हुए बस यही सोच रहा था कि एक जिंदा आदमी खुद को 5 साल पहले मरा हुआ कैसे कह सकता है। मैंने धीरे से खुद को स्ट्रेचर पर उठाने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ पैर जैसे किसी अदृश्य बोझ से दबे हुए थे। रमेश स्ट्रेचर के हैंडल पकड़कर मुझे उस लंबे अंधेरे गलियारे में ले चल पड़ा। गलियारे की दीवारों पर पुराने पोस्टर चिपके थे, जिनमें डॉक्टर और नर्सों की मुस्कुराती तस्वीरें थीं, लेकिन उन मुस्कानों में अब डर और खालीपन नजर आ रहा था। पंखे बंद थे, हवा एकदम ठहरी हुई, जैसे वहां जिंदगी का नामो निशान ही न बचा हो। हम आगे बढ़ रहे थे और उन कदमों की धीमी आवाज फिर से सुनाई देने लगी, जैसे कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा हो। मैं पीछे देखने की कोशिश कर रहा था, पर रमेश बिना मुड़े बोला, पीछे मत देखना राम बाबू, कुछ चीजें देख ली जाएं तो इंसान वापस नहीं बचता। उसकी आवाज में कोई धमकी नहीं थी, बस एक सच्चाई थी जो मेरे खून को जमा देती थी। अचानक अस्पताल के अंदर लगे पुराने स्पीकर से सायरन बज उठा, लेकिन ये वो सायरन नहीं था जो एम्बुलेंस का होता है। ये आवाज दर्द से कराहती हुई, लंबी, टूटी हुई थी, जैसे कोई अंदर बंद चीख रहा हो। उसी समय वही सफेद कपड़ों वाली औरत फिर दिखी। इस बार वो हमसे बस कुछ कदम दूर खड़ी थी। उसके पैरों के नीचे जमीन को कोई छाया नहीं थी। उसने अपना सिर थोड़ा टेढ़ा किया और मेरे चेहरे पर ध्यान से देखा, जैसे वो मेरा नाम जानती हो। रमेश ने मेरी ओर झुकते हुए धीमी आवाज में कहा, अब असली अस्पताल शुरू होता है। यहां इलाज शरीर का नहीं, रूह का होता है, और हर रूह की कीमत होती है। रमेश मुझे स्ट्रेचर पर धीरे धीरे उस वार्ड की ओर ले जा रहा था जहां एक समय सर्जरी होती थी, लेकिन अब वहां सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था।
दरवाजा आधा टूटा हुआ था और ऊपर लगे बोर्ड पर फेडेड अक्षरों में लिखा था, इमरजेंसी वार्ड, केवल जरूरी मरीज। कमरे के अंदर हवा ठंडी थी, इतनी ठंडी कि मेरी सांसें धुंध बनकर बाहर आ रही थीं। दीवारों पर पुराने खून के निशान ऐसे जमे हुए थे जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर साफ नहीं किया हो। एक बेड के कोने पर जंग लगी स्टैंड पर सलोनी आईवी बोतल लटकी थी, लेकिन उसके अंदर कोई तरल नहीं था। फिर भी वो हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे झुला रहा हो। मैंने डर के मारे रमेश की तरफ देखा। वो बेहद शांत था, जैसे ये सब उसके लिए सामान्य हो। उसने धीरे से कहा, यह अस्पताल कभी बंद नहीं हुआ राम बाबू। लोग कहते हैं इसे सरकारी आदेश से बंद किया गया, लेकिन असल कारण कुछ और है। उसकी आवाज में अब एक अजीब गहराई थी। यहां एक रात एक पूरा स्टाफ शिफ्ट गायब हो गया था। डॉक्टर, नर्सें, मरीज, सब। किसी को नहीं पता वे कहां गए, लेकिन उनकी आवाजें, उनके कदम, उनकी परछाइयां सब यहीं रह गईं। उसी वक्त कमरे के कोने से किसी के रोने की आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत टूटी हुई, जैसे कोई औरत दर्द में मदद के लिए पुकार रही हो, लेकिन आवाज में इंसानी गर्माहट नहीं थी। वो ठंडी थी, पत्थर जैसी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं चिल्लाना चाहता था पर आवाज गले में अटक गई। रमेश ने बिना पीछे देखे कहा, मत देखना राम बाबू, वो नर्स है जो हर रात नई रूह की तलाश करती है। मैंने पहली बार महसूस किया कि यहां सिर्फ मौत नहीं, मौत के बाद की भूख भी मौजूद है। रमेश मुझे वार्ड के बीच ले आया था। वहां एक पुराना ऑपरेशन टेबल पड़ा था, जिसकी स्टील ठंडी और फीकी पड़ चुकी थी। ऊपर से लटक रहा ऑपरेशन लाइट का गोल शीशा धीरे धीरे अपने आप घूम रहा था, जबकि कमरे में हवा तक नहीं चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसे अभी अभी इस्तेमाल किया हो। मैंने हिलने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर जैसे अपना वजूद भूल चुका था। सिर्फ दिल धड़क रहा था और दिमाग डर से सुन्न हो रहा था। अचानक वो रोने की आवाज फिर सुनाई दी, इस बार पास से, बहुत पास से। मैंने डरते हुए नजर उठाई और देखा कि कमरे के कोने में वो नर्स खड़ी थी। सफेद यूनिफॉर्म पर भूरे लाल धब्बे, बाल एक तरफ उलझे हुए, चेहरा आधा फटा और आंखें बिल्कुल खाली। लेकिन उसकी मुस्कान, वो मुस्कान किसी भी जिंदा इंसान की नहीं हो सकती थी। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं चिल्लाना चाहता था, रमेश ये क्या है? लेकिन रमेश शांत खड़ा था, जैसे वो सब पहले से जानता हो। उसने धीरे से कहा, ये वही नर्स है जो उस रात आखिरी मरीज को बचा नहीं पाई थी। कहते हैं वो मरीज उसकी गोद में मर गया था। तब से ये नर्स एक और मरीज की तलाश में है, ताकि वो अपनी गलती ठीक कर सके, रूह से रूह बदलकर। मुझे उसके हर कदम की आहट सुनाई दे रही थी, टक टक टक। उसके पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे, लेकिन आवाज आ रही थी। वो अब मेरे बिल्कुल पास थी। उसकी ठंडी उंगलियां मेरे चेहरे के किनारे को छूने लगीं। मेरे पूरे शरीर में बर्फ जमती जा रही थी। और तभी वो नर्स अचानक रुक गई, जैसे किसी ने अदृश्य हाथ से उसे पकड़ लिया हो। रमेश मेरे कान के पास झुककर फुसफुसाया, अभी नहीं, इसका समय अभी नहीं आया। नर्स अचानक वहीं थम गई थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे रोक दिया हो। उसकी आंखें अब मेरी ओर नहीं, बल्कि रमेश की ओर देख रही थीं। उनके बीच जैसे कोई गहरी, खामोश बातचीत चल रही थी, जो आवाजों के बिना भी सुनाई दे रही थी।
कुछ पल बाद नर्स धीरे धीरे पीछे हट गई और अंधेरे में घुल गई, जैसे कभी मौजूद ही न रही हो। लेकिन हवा में उसकी ठंडी सांसें अब भी महसूस हो रही थीं। कमरे का तापमान और गिर गया था। रमेश ने स्ट्रेचर को फिर धकेला और हम एक और गलियारे में बढ़ गए। ये गलियारा अलग था। यहां दीवारों पर अस्पताल की पुरानी मरीज फाइलें टंगी थीं। हर फाइल पर एक फोटो, एक नाम और मौत की तारीख। लेकिन एक बात सबसे डरावनी थी, उनमें से कई की मौत की तारीख भविष्य की थी, मानो यहां पहले से पता हो कौन कब मरेगा। मैं अपना नाम ढूंढने लगा। दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी रमेश ने मेरा हाथ रोक दिया। धीमी आवाज में बोला, अगर तुमने अपनी फाइल देख ली तो वापसी का कोई मतलब नहीं रहेगा। मैंने घबराकर नजरें हटा लीं। आगे एक बड़ा कमरा था, वार्ड नंबर 9। इस वार्ड के बारे में मैंने पहले भी सुना था। लोग कहते थे इस वार्ड में जो भर्ती होता है उसकी जान बीमारी नहीं कुछ और ले जाता है। दरवाजा खुला, अंदर कई बेड थे। सभी पर मरीज लेटे हुए थे, बिल्कुल स्थिर, न सांस न हलचल। लेकिन उनकी आंखें खुली थीं और सभी मेरी ओर देख रहे थे। उनमें एक दर्द, एक भूख और एक इंतजार था। रमेश ने मेरी ओर देखा और बोला, ये वो लोग हैं जो कभी पूरी तरह मरे नहीं और पूरी तरह जिए भी नहीं। अब तुम भी उनके बीच हो राम बाबू। मेरी धड़कन रुकने लगी थी। मैं धीरे धीरे समझ रहा था, यह अस्पताल इलाज नहीं करता, यह रूहें जमा करता है। वार्ड नंबर 9 की हवा भारी थी, जैसे किसी ने कमरा बंद करके सदियों तक उसमें चीखें कैद कर दी हों। हर बेड पर लेटे मरीजों की खुली आंखें मुझे फाड़ कर देख रही थीं। वे हिल नहीं रहे थे, लेकिन उनकी निगाहें मेरी हर सांस को पकड़ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे बोलना चाहते हों, मुझे कुछ बताना चाहते हों, पर उनकी आवाजें उनके शरीरों में कैद थीं। वहां मौजूद खामोशी चीखों से भी ज्यादा डरावनी थी। रमेश मेरे पास खड़ा था, लेकिन अब उसकी मौजूदगी से मुझे सुरक्षा नहीं बल्कि एक अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था। वो बोला, इन सब का इलाज कभी पूरा नहीं हुआ। ये लोग आधे मर चुके हैं, लेकिन रूह अब भी लौटने का रास्ता ढूंढ रही है। इसीलिए ये जागते रहते हैं, इंतजार करते हुए। किस बात का? मैंने डरते डरते पूछा, किस बात का इंतजार? रमेश धीरे मुस्कुराया, नए मरीजों का। मेरी सांस तेज हो गई। तभी अचानक एक बेड पर लेटा मरीज हिला, बहुत धीरे, पर उसकी उंगलियां मेरे तरफ उठीं। उसकी फटी हुई आवाज निकली, मानो कई सालों बाद कोई पहली बार बोल रहा हो, भाग जाओ। ये एक शब्द मेरे दिल में हथौड़े की तरह लगा। लेकिन उसी पल बाकी सब मरीज भी हिलने लगे। सभी की गर्दनें एक साथ मेरी तरफ मुड़ गईं। उनकी उंगलियां हवा में उठीं, धीमी ठंडी आवाज जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो, मत जाओ। मुझे लगा जैसे ये मुझे रोक नहीं रहे, मुझे पकड़ना चाहते थे। उनका चेहरा दर्द से भरा नहीं था, भूख से भरा था। मैंने रमेश की ओर देखा। उसकी आंखें अब इंसानी नहीं लग रही थीं। वो शांत खड़ा था, जैसे वही इन सब का रखवाला हो। उसने कहा, अब सिर्फ एक कदम बाकी है राम बाबू, फिर तुम भी इस अस्पताल का हिस्सा हो जाओगे। मेरे पैरों के नीचे जमीन डगमगा गई। मुझे समझ आ गया, ये सिर्फ अस्पताल नहीं, ये मौत का इंतजार घर है। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। वार्ड नंबर 9 के मरीज धीरे धीरे उठ रहे थे। उनकी आंखें मेरी ओर टंगी थीं, भूखी, खाली, उम्मीद से भरी। मुझे लगा अगर मैं एक सेकंड भी और ठहरा तो मैं भी उन्हीं की तरह इस अस्पताल की दीवारों में दफन हो जाऊंगा। मैंने पूरी ताकत जुटाकर उठने की कोशिश की, पर मेरा शरीर ने साथ देना बंद कर दिया था। ठीक उसी समय रमेश ने स्ट्रेचर पर हाथ रखा और मुझे रोक दिया। उसकी उंगलियों की पकड़ ठंडी थी, जैसे बर्फ का कोई टुकड़ा मेरी नसों में उतर गया हो। रमेश धीरे से बोला, तुम्हारी रूह हल्की है, डर में है। ये अस्पताल डर को खाता है। जितना डरोगे उतना ये तुम्हें अपना लेगा। उसकी आंखें अब पहले जैसी नींद वाली नहीं थीं, वो गहरी, काली, बिल्कुल खाली थीं, जैसे भीतर कुछ था ही नहीं।
मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम चाहते क्या हो? रमेश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं यहां बंधा हुआ हूं। जब तक मेरी जगह कोई नहीं लेता, मैं यहां से नहीं जा सकता। उसकी बातें मेरे दिल में हथौड़े की तरह गिरी। मैं उसके लिए सिर्फ एक जगह, एक कुर्सी, एक बंदी था। मैं चीखना चाहता था। तभी पीछे से वो नर्स फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो मुझे पकड़ने नहीं बल्कि इशारा कर रही थी, वार्ड से बाहर जाने का। मैंने आखिरी हिम्मत बटोरी और स्ट्रेचर से खुद को धकेल दिया। मैं फर्श पर गिरा, लेकिन चलने लगा, घसीटते हुए, लड़खड़ाते हुए, बस दरवाजे की ओर। पीछे से मरीजों की आवाजें तेज हो रही थीं। रुको, रुको! रमेश चिल्लाया, पर उसकी आवाज इंसानी नहीं थी। वो गूंज, गुर्राहट और हवा के टूटने जैसी थी। मैंने दरवाजा खोला। बाहर आंखों को चुभता उजाला था, और फिर सब कुछ खामोश। जब मैंने होश खोला, मैं अपने गांव के अस्पताल में था। डॉक्टर कह रहे थे कि मुझे हार्ट अटैक आया था, और जिस एम्बुलेंस ने मुझे छोड़ा था उसका ड्राइवर कोई भी नहीं था। लोगों ने कहा गाड़ी अपने आप चली आई थी। और तब से आज तक कभी कभी रात में मुझे पीछे से वही आवाज सुनाई देती है। उस रात के बाद मेरी जिंदगी बाहर से सामान्य दिखने लगी, लेकिन अंदर कुछ ऐसा था जो कभी पहले जैसा नहीं हुआ। मैं पहले जैसा हंसता बोलता था, लेकिन अचानक मेरी आंखें दीवार पर जम जातीं, जैसे वहां कोई खड़ा हो। घर वाले समझते थे मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूं, पर मुझे खुद पता था कि वो अस्पताल मेरे भीतर ही कहीं रह गया था। रात को सोते समय अक्सर मुझे वही सायरन की टूटी हुई आवाज सुनाई देती, जैसे कोई दूर कहीं मेरे नाम को पुकार रहा हो। शुरू में मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज साफ होती गई। एक रात अचानक मेरे फोन पर रिंग बजने लगी। स्क्रीन पर लिखा था एम्बुलेंस सेवा। समय था वही 2:40 रात। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने फोन उठाया नहीं, लेकिन फोन के स्पीकर से वही सायरन सुनाई पड़ा। फोन अपने आप कट गया। अगली रात फिर कॉल आया। इस बार सायरन के साथ एक भारी घिसकती हुई सांस की आवाज थी। तीसरी रात मैंने फोन उठाया। कुछ क्षण खामोशी रही, फिर वही आवाज जो मैंने उस हॉन्टेड अस्पताल की दीवारों में सुनी थी, राम बाबू। मेरा खून जम गया। मैं खिड़की की ओर भागा। सड़क सुनसान थी, लेकिन गली के मोड़ पर वही एम्बुलेंस खड़ी थी। वही पुरानी, मिट्टी जमी, टूटा पिछला शीशा। नीली लाइट जल रही थी, लेकिन इंजन बंद। ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था, पर खिड़की आधी खुली थी और वहां से वही आवाज आ रही थी, मैं अभी भी इंतजार में हूं। उस क्षण मुझे समझ में आ गया, रमेश मरा नहीं था, वो गया भी नहीं था। उसका काम अधूरा था। उसकी जगह अभी भी खाली थी, और शायद अब वो जगह मेरे लिए थी। उस रात के बाद मैं जान गया था कि अब चीजें अपने आप ठीक नहीं होंगी, क्योंकि समस्या बाहर नहीं, मेरे अंदर आ चुकी थी। मैं जहां भी जाता, सड़क पर, दुकान पर, मंदिर में, यहां तक कि लोगों के बीच भी, मुझे कभी कभी ऐसा लगता कि कोई मुझे देख रहा है। वो नजर इंसानी नहीं होती थी, उसमें धैर्य था, इंतजार था। कई बार दर्पण में अपनी परछाई के पीछे एक और परछाई खड़ी दिखाई देती, लेकिन मुड़कर देखने पर कोई नहीं होता। मैं डरने लगा था, पर डर ही तो उसकी ताकत थी। एक रात मैंने सोचा कि सब खत्म कर दूं, फोन स्विच ऑफ करके सो जाऊं, लेकिन जैसे ही नींद आंखों में उतरने लगी, मेरे कान में बहुत करीब से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, सो मत, रास्ता भूलेगा। मेरा शरीर झटके से उठा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन खिड़की के बाहर सड़क पर चमकती नीली रोशनी दिख रही थी। मैंने धीरे धीरे पर्दे हटाए। वही एम्बुलेंस, इस बार पहले से ज्यादा पास। इस बार उसके दरवाजे खुले हुए थे और अंदर ड्राइवर सीट पर रमेश बैठा था। उसका चेहरा पहले जैसा थका हुआ नहीं था,
उसकी आंखों में अब सिर्फ खालीपन नहीं था, एक सधे हुए इंतजार की ठंडी आग थी। उसने बिना होंठ हिलाए सिर्फ आंखों से कहा, चलना है। मैं कांप गया, मेरी सांसें भारी हो गईं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि मेरे पैर अपने आप खिड़की की ओर बढ़ने लगे, जैसे मेरे शरीर का मालिक अब मैं नहीं था, कोई और था। वो अस्पताल, वो गलियारे, वो नर्स, वो मरीज, सब मुझे बुला रहे थे और रमेश सिर्फ रास्ता दिखा रहा था। मेरे पैर खिड़की की ओर बढ़ रहे थे और मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर पर अब मेरा अधिकार ही नहीं रहा। कमरे का दरवाजा मैंने बंद नहीं किया था, पर अब अपने आप धीरे धीरे खुल गया। हवा ठंडी नहीं बल्कि भारी थी, ऐसी जिसे सांस में लेना भी मुश्किल लगे। बाहर सड़क सुनसान थी, पर सन्नाटा पहले जैसा शांत नहीं था। उसमें एक अजीब सी धड़कन थी, जैसे किसी का धैर्य खत्म हो रहा हो। एम्बुलेंस अब बिल्कुल मेरे घर के सामने खड़ी थी। रमेश ड्राइवर सीट पर बैठा था, लेकिन इस बार उसमें अपना सिर झुकाया नहीं था। वो सीधे मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, बस एक गहरा आदेश, एक बुलावा। मैं सीढ़ियां उतरने लगा। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद को कहीं छोड़ता जा रहा हूं। गेट के पास पहुंचा तो हवा अचानक रुक गई। दुनिया एक सेकंड के लिए थम गई। मैंने एम्बुलेंस का दरवाजा पकड़ा। धातु ठंडी थी, पर ठंड बर्फ जैसी नहीं बल्कि मृत। जैसे तभी मेरे पीछे से एक तेज आवाज आई, मत जा राम बाबू। मैं पलटा। मेरे पड़ोसी खड़े थे, जिन्होंने मुझे उस रात अस्पताल भेजा था। उनके चेहरे पर दहशत थी। उन्होंने कहा, वो एम्बुलेंस हमने भी देखी है, वो 5 साल पहले जलाई जा चुकी है। मेरे कानों में आवाज गूंज उठी। मैंने एम्बुलेंस की ओर देखा। लाइट, शीशा, धातु सब मेरी आंखों के सामने धीरे धीरे धुआं बनकर मिटने लगा। लेकिन रमेश नहीं मिटा। वो वहीं जला हुआ काला राख में भी जिंदा मुझे देखते हुए खड़ा रहा, और उसने सिर्फ एक शब्द कहा, वापस। और उसी पल मुझे समझ में आया, मैं अब सिर्फ बुलाया नहीं जा रहा था, मुझे लौटाना था, क्योंकि मेरे अंदर उसका कुछ हिस्सा रह गया था। मेरे पैर खिड़की की ओर बढ़ रहे थे और मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर पर अब मेरा अधिकार ही नहीं रहा। कमरे का दरवाजा मैंने बंद नहीं किया था, पर अब अपने आप धीरे धीरे खुल गया। हवा ठंडी नहीं बल्कि भारी थी, ऐसी जिसे सांस में लेना भी मुश्किल लगे। बाहर सड़क सुनसान थी, पर सन्नाटा पहले जैसा शांत नहीं था। उसमें एक अजीब सी धड़कन थी, जैसे किसी का धैर्य खत्म हो रहा हो। एम्बुलेंस अब बिल्कुल मेरे घर के सामने खड़ी थी। रमेश ड्राइवर सीट पर बैठा था, लेकिन इस बार उसमें अपना सिर झुकाया नहीं था। वो सीधे मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, बस एक गहरा आदेश, एक बुलावा। मैं सीढ़ियां उतरने लगा। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद को कहीं छोड़ता जा रहा हूं। गेट के पास पहुंचा तो हवा अचानक रुक गई। दुनिया एक सेकंड के लिए थम गई। मैंने एम्बुलेंस का दरवाजा पकड़ा। धातु ठंडी थी, पर ठंड बर्फ जैसी नहीं बल्कि मृत। जैसे तभी मेरे पीछे से एक तेज आवाज आई, मत जा राम बाबू। मैं पलटा। मेरे पड़ोसी खड़े थे, जिन्होंने मुझे उस रात अस्पताल भेजा था। उनके चेहरे पर दहशत थी। उन्होंने कहा, वो एम्बुलेंस हमने भी देखी है, वो 5 साल पहले जलाई जा चुकी है। मेरे कानों में आवाज गूंज उठी। मैंने एम्बुलेंस की ओर देखा। लाइट, शीशा, धातु सब मेरी आंखों के सामने धीरे धीरे धुआं बनकर मिटने लगा। लेकिन रमेश नहीं मिटा। वो वहीं जला हुआ काला राख में भी जिंदा मुझे देखते हुए खड़ा रहा, और उसने सिर्फ एक शब्द कहा, वापस। और उसी पल मुझे समझ में आया, मैं अब सिर्फ बुलाया नहीं जा रहा था, मुझे लौटाना था, क्योंकि मेरे अंदर उसका कुछ हिस्सा रह गया था। उस रात मैं जान गया था कि अब भागने का कोई फायदा नहीं।
रमेश कह रहा था वापस, और मैं समझ चुका था कि वो सिर्फ मुझे नहीं बुला रहा, वो मेरे अंदर के उस हिस्से को बुला रहा था जो उस अस्पताल में छूट चुका था। मेरे मन में डर था, लेकिन उससे बड़ा डर ये था कि अगर मैं नहीं गया तो वो एम्बुलेंस हर रात मेरे दरवाजे पर लौटेगी और एक दिन मैं खुद नहीं रह जाऊंगा। इसलिए मैं बिना कुछ कहे घर से निकल पड़ा। सड़क पर कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन रात की हवा में कोई हलचल नहीं थी, जैसे दुनिया मेरी चाल के साथ सांस रोककर चल रही हो। कुछ दूर जाकर मैंने देखा एम्बुलेंस अब दिखाई नहीं दे रही थी, पर उसका रास्ता मैं पहचान चुका था। वही पुराना हॉन्टेड अस्पताल। मैं उसके टूटे हुए गेट के सामने पहुंचा। गेट अपने आप खुल गया। अंदर वही ठंडी, भारी, ठहरी हुई हवा, वही लंबा गलियारा, वही सन्नाटा, और वार्ड नंबर 9 का दरवाजा पहले से ही आधा खुला था। मैंने अंदर कदम रखा। सारे मरीज उसी तरह लेटे थे, खुले हुए, सूखे हुए आंखों के साथ, लेकिन इस बार वे मुझे देख नहीं रहे थे, जैसे वे इंतजार कर रहे हों कि मैं अपनी जगह खुद चुन लूं। कमरे के बीचों बीच रमेश खड़ा था, लेकिन अब वो इंसान जैसा नहीं लग रहा था। वो सिर्फ एक याद, एक रूह की छाया था। उसने कहा, मैंने अपनी जगह बहुत समय तक संभाली, अब तुम अपनी जगह ले लो। मैंने महसूस किया, मेरी सांस हल्की होने लगी, दिल की धड़कन धीमी, शरीर से वजन उतर रहा था, डर गायब हो रहा था, जैसे मैं धीरे धीरे उसी अस्पताल का हिस्सा बन रहा हूं। मेरी आंखें बंद होने लगीं, और उस आखिरी क्षण में मैंने समझा, कभी कभी लोग मरते नहीं, बस जगह बदल लेते हैं। अब यहाँ वार्ड नंबर 9 में एक बिस्तर कम है और एक ड्राइवर ज्यादा। अगर कभी आधी रात 2:30 बजे कोई एम्बुलेंस तुम्हारे दरवाजे पर आकर रुक जाए और ड्राइवर का नाम रमेश न होकर राम बाबू हो, तो मत बैठना। मैं अभी भी वापसी में हूं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मुझे और भी डरावनी और दिलचस्प कहानियां लाने की हिम्मत देता है। तो मिलते हैं अगली रहस्यमयी और खौफनाक कहानी में। तब तक ध्यान रखना, क्योंकि डर कभी भी कहीं से भी आ सकता है।